चले कंटिन्यू। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारा एक छोटा टॉपिक है, उसके बाद हम एक बड़ा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक है। तो इस पे हम बात करते हैं कि ये किस तरह का टॉपिक है और इसके अंदर की क्या डिटेल्स हैं। ठीक है। देखें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में आपको सबको एक चीज़ पता है। आप लोगों को कोई भी वैल्यू दी जाए और आपसे कहा जाए कि उसको 10 पावर में लिखें, तो वो आप लोगों को लिखना आती है, सही ना। अगर जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 205 0 0 0 0 0 ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है। मना नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो, अगर आपके पास एक वैल्यू इस तरह से लिखी है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू या कहीं पे बहुत छोटी वैल्यू लिखी है 0.0000000084, तो अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखी हुई है या आपके पास कोई बहुत छोटी वैल्यू लिखी हुई है और उस वैल्यू को आपने 10 पावर में रिप्रेजेंट करना है, तो 10 पावर में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप पॉइंट लोकेट करते हैं वो कहाँ है। अगर पॉइंट कहीं पे शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब पॉइंट एंड में होता है। जैसे पहली वाली वैल्यू में 205000000 करके वैल्यू है, तो उसमें पॉइंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट एंड में है। अब पॉइंट एंड में होता है तो फिर क्या हुआ, सब मिस हो गया। अच्छा, मैं इसको बताया तो अक्सर बात सुनो, दोबारा से सुन लो, सारे सुन लो, फिर अभी वो भी तला भी अभी है। देखो, मैं यहाँ पे बात सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू है, जैसे कि ये 205 0 0 0 0 0 0 या कोई बहुत ही छोटी वैल्यू है 0.0000000084 इस तरह से, और आपसे कहा जाता है कि भाई आप उसको 10 पावर में लिखें, तो जब आप किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 10 पावर में, मैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इन पावर ऑफ 10। ठीक है, जब आप किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन का। अब इस बात का मतलब क्या होता है मैं वही समझा रहा हूँ, जरा समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी वैल्यू है और उसको कहा जा रहा है 10 पावर में लिखें, तो 10 पावर में लिखने का तरीका क्या होता है, आप पॉइंट लोकेट करते हैं कि वो कहाँ है। पॉइंट अगर वैल्यू में नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट आखिर में होता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट एंड में होता है। तो आपने क्या किया भाई, पॉइंट एंड में मौजूद है, तो आपने पॉइंट को पहला जो नॉन जीरो होता है उसके बाद लेके जाना होता है। पहला नॉन जीरो 2 है, आप इसके बाद लेके, जब मैं पॉइंट को 2 के बाद लेके जाऊंगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2 पॉइंट, उसके बाद 0, उसके बाद 5। सही है। उसके बाद आपने जितने डिजिट क्रॉस किए थे वो सारे डिजिट लिखे जाएंगे। कितने क्रॉस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट आपने क्रॉस किए थे, तो इसलिए डिजिट, अरे पॉइंट को देखो हसनैन, पॉइंट ने 8 डिजिट क्रॉस किए हैं, 6 तो 0 हो गया और 5 और 0 को भी किया, तो इसलिए टोटल 8 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो वो जो जितने डिजिट क्रॉस किए होंगे वो डिजिट 10 की पावर में लिखे जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा 2.05 और 10 पावर 8। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इस रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नहीं, जब किसी वैल्यू को आप 10 पावर में लिखते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन का नाम दिया जाता है। ये कहा। अच्छा, इसी तरह जैसे कि छोटी वैल्यू है, दोनों एग्जांपल देख लें, फिर कोई क्वेश्चन होता तो हम उस पर बात करते हैं। जैसे आपके पास दूसरी वाली वैल्यू है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, तो आप इसमें ढूंढेंगे पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट तो उसमें लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। आप पॉइंट को मूव करा के फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाएंगे, तो पॉइंट मैंने मूव कराया और मूव करा के मैं इसको 8 के बाद लेके चला गया, तो जब मैं इस पॉइंट को 8 के बाद लेके जाऊंगा, क्योंकि 8 पहला नॉन जीरो है इस वैल्यू में, तो ये लिखा जाएगा 8.4। ठीक है, फिर जितने डिजिट क्रॉस किए वो 10 की पावर में लिखे जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ बना। तो इसलिए क्योंकि जब पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना, साइन नेगेटिव लगता है। मैं ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट लेफ्ट पे लेके गया था तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा हुआ था, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, अब आई ना बात। तो इसलिए अब डिजिट चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 डिजिट आपने क्रॉस किए हैं 8 तक पहुंचने में, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 10 पावर -11, ये इस तरह से होगा। तो जब आप किसी बहुत बड़ी वैल्यू को या किसी बहुत छोटी वैल्यू को 10 पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी मेरा ख्याल है, इसको ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ हो 4 7 5 0 0 0 0, एक तो इसको 10 पावर में लिखें, ठीक है, और दूसरा इस वाली को 0.000087। चलें, इन दोनों को जरा 10 पावर में ट्राई कीजिएगा, देखें क्या आता है। हसनैन का आंसर है, हसनैन आपका आंसर सही आ रहा है बेटा, पहले वाले का। जाहिर सी बात है कीबोर्ड पे एक्सपोनेंट लिखना मसला होगा, तो आप EXP लिख दें एक्सपोनेंट की जगह, तो उससे भी बात समझ में आ जाएगी, या 10 पावर लिख दें, कोई मसला नहीं है। एक्सपोनेंट के लिए EXP का वर्ड इस्तेमाल कर लें, नॉट प्रॉब्लम। ओके ओके, हसनैन ये अच्छा सेकंड वाला क्या, ओके ओके, सही है सही है। और सही है शाहिद भाई, सही है, वेरी गुड। शाहिद भाई तो फुल प्रॉपर सिंबल यूज करते हैं भाई, ठीक है, वेरी गुड। अक्सा सही है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आ रहे हैं ना, तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिजा, फिजा फिजा बेटा साइन चेक करो ना, फिजा साइन पॉजिटिव आएगा क्या इसका, चेक कीजिए ना जनाब। तो पहली वाली का आंसर आएगा 4.75 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6। और हाँ, तो फिजा अलग से थोड़ी बताते हैं नेगेटिव है, वो तो आंसर में बताएंगे ना नेगेटिव है, लेकिन सही है चले। और दूसरा वाला है 8.7 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 एक्सपोनेंट -5, ये इस तरह से होगा। शायद 10 पावर -5 आ रही है सेकंड वाले में, -4 नहीं आ रही, चेक कर लें। तो इसलिए 5 डिजिट क्रॉस हो रहे ना, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 10 पावर -5 वहां पर आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ है, तो जब आप किसी वैल्यू को इस तरह से 10 पावर में लिखते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन का नाम दिया जाता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर होगा, जी 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 ऐसा ही। तो ये कहानी है। तो एक ये छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, ये चीज आप पढ़ के अभी तक यही लग रहा है ना कि केमिस्ट्री कम और मैथमेटिक्स ज्यादा चल रही है, कभी मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखा रहा हूँ, कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूँ, तो बहरहाल ये है कि कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातें, तो ऐसा ही है। अच्छा, एक और मैथमेटिक्स का टॉपिक है इसमें छोटा सा, वो देख लें, क्योंकि फिर अगला जो लेक्चर है ना वहां से स्टार्ट होगा फुल प्योर केमिस्ट्री का टॉपिक एक और, लेकिन अभी मैथमेटिक्स का टॉपिक और है, पता है कौन सा? एक ऐसा टॉपिक जो अमूमन मैट्रिक में बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन वो टॉपिक उतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन बेसिक है हमारे पास। वो टॉपिक है ये चीज, लोगैरिथम। लॉग वगैरह अमूमन बच्चे भाग रहे होते हैं, और यार छोड़े जाने दें इसको, ये वो, लेकिन ये के बारे में क्या कहानी है जरा इसको देखते हैं। लॉग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कोर्स में, है आप लोग की मैट्रिक में, या खत्म हो गया अभी भी है कोर्स में? ओके चलें। कुछ बच्चों को बड़े बुरे भी लगते हैं टॉपिक क्या है, लेकिन यहाँ पे वैसा डिस्कशन नहीं है। मैट्रिक में तो ये था ना कि लॉग टेबल वगैरह होता था, और लॉग टेबल आपको सिखाया जाता था कि किस तरह से यूज करना है और क्या है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ना वो आपने बाकायदा तौर पे जो है कैलकुलेटर आपके पास है, तो लॉग टेबल का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं लोगैरिथम से रिलेटेड, वो टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो खाली वो टर्म समझ लें। वो बाकायदा तौर पे वैसी कैलकुलेशन नहीं है जो मैट्रिक मैथ्स में होती थी, ठीक है ना, जस्ट टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। सबसे पहली बात, लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो बेसिक फॉर्मूले 3 हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले? एक फॉर्मूला आपको लॉग का पढ़ाया जाता था, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आप लॉग ले रहे हैं। जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका लॉग लेते हैं, तो उसका लॉग उसके सम के बराबर होता है। यानी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी इक्वल होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। असल में टॉपिक थोड़ा एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है,
और ये टॉपिक डिफरेंसेस के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए जरा उस लिहाज से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। अच्छा, दूसरा डिवीजन फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए अपॉन बी इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तीसरा पावर फॉर्मूला था कि लॉग ए की पावर बी, ये किसके बराबर होगा, जब पावर लगती तो पावर पहले आ जाती थी, तो ये लिखा जाता था बी लॉग ए, यानी जो पावर होती थी ये पावर आप पहले लिख लेते थे लॉग से, और फिर पूरी वैल्यू इस तरह से चलती थी। ये तीन फंडामेंटल फॉर्मूले थे, ये फंडामेंटल फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब लॉग से रिलेटेड हमारे पास दो टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। कौन सी टर्म्स है वो समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अपने पास कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक रखा हुआ है ना, तो मुझे जैसे बताएं कि अगर मैं 75 का लॉग निकालूं तो इसका लॉग मुझे ये बताएं कैलकुलेटर पे कितना आएगा। लॉग 75 चेक करें, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 समथिंग मेरा ख्याल है, पता नहीं। ओके, क्या एक्यूरेसी है भाई, जबरदस्त। तो आपके पास फिजा का, थैंक यू फिजा बेटा, हसनैन थैंक यू। इसका आंसर आपके पास आ रहा है जी, अक्सर थैंक यू बेटा, 1.87506 करके आ रहा है, कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजी समझो जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है। जब आप किसी वैल्यू का लॉग लेते हैं और वो लॉग इस तरह से पॉइंट्स में आ जाता है ना, तो यहाँ पर लॉग के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो दो कंपोनेंट्स किस तरह से हम करते हैं डिस्क्राइब, कि देखो एक कंपोनेंट वो है जो पॉइंट से पहले वाला है, और दूसरा कंपोनेंट वो है जो पॉइंट के बाद वाला है। जो पॉइंट से पहले कंपोनेंट होता है लॉग का, उस कंपोनेंट को नेम दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक का, आपको याद हो रहा होगा। इसी तरह पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट को नाम दिया जाता है मैंटिसा का। तो हर लॉग के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा मैंटिसा होता है। अच्छा, तो इस लॉग 75 जब आपने लिया तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो आ रही है 1, ठीक है। और इसका जो मैंटिसा आ रहा है वो आ रहा है 875, ये इसका मैंटिसा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात को समझना जरा, क्योंकि मैंने बताया कि टॉपिक पेपर में दो तरह से आता है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, जो मैं अभी इस जगह पे बात कर रहा था, और दूसरा ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है ना। तो मैं अभी डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, समझो। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक बात याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है किसी भी लॉग की, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैंटिसा जो होता है ये हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सही ना। तो ये चीज जरा आपने याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, मैंटिसा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कहानी बनेगी, ये इस तरह से है। तो ये लॉग के दो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, मैंटिसा जब आप किसी भी लॉग का निकालेंगे, तो मैंटिसा निकालने के लिए आपको लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज चाहिए, या तो आपको लाजमी तौर पर टेबल चाहिए होगा लॉग का, या फिर लाजमी तौर पे कैलकुलेटर चाहिए होगा। मैंटिसा बगैर लॉग टेबल या बगैर कैलकुलेटर के नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो डायरेक्टली निकाली जा सकती है, बगैर कैलकुलेटर के बगैर टेबल के डायरेक्ट निकाली जा सकती है। इसलिए जो इसका एमसीक्यू बनता है पेपर में, वो एमसीक्यू अक्सर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बनता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बगैर कैलकुलेटर के निकाली जाती है ना, इस वजह से। अब बनता क्या है, कुछ इस तरह का एमसीक्यू जो ना वो अक्सर बन रहा होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 250 इज डैश, इस तरह का एमसीक्यू अक्सर बन रहा होता है कि log 250 की कैरेक्टरिस्टिक बताएं, सही है। या इस तरह का अक्सर एमसीक्यू बन रहा होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.00091 इज डैश, अक्सर ये एमसीक्यू बनता है। अच्छा, अब आपके सामने इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, log 250 की कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो देखें इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है कि आपको जो भी वैल्यू दी जा रही है आप उस वैल्यू को 10 पावर में लिखें। कैरेक्टरिस्टिक बताने का तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे निकलती है। तो आपको जो वैल्यू दी जा रही है उसको 10 पावर में लिखें। अब आपके पास जैसे 250 है, अगर मैं इस 250 को 10 की पावर में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा,
पॉइंट को मैं लेके जाऊं पीछे तो हो जाएगा 2.5 10 पावर 2, ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब जब आप उसको 10 पावर में लिख रहे होंगे तो जो 10 की पावर यहाँ पर आ रही होगी, ये 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी। जैसे 10 की पावर 2 आ रही है तो 10 की पावर 2 है तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2। समझ में आ रही है? यानी कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये है कि जो भी वैल्यू दी जाए, जितनी भी बड़ी हो या जितनी भी छोटी हो, आप उसको 10 पावर में लिख दें। 10 की जो पावर होगी वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी। जैसे सेकंड वाले में चेक करें, मैं पॉइंट को अगर 9 के बाद लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर 1 2 3 4। शायद काउंटिंग सही करो बेटे। तो आप चेक करें तो 10 पावर -4 आ रही है ना, 1 2 3 4 इस तरह से होगा ना। तो अब क्या है कि जो यहाँ पे 10 की पावर आ रही है वो -4 आ रही है, तो इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो -4 यहाँ पे होगी, -4 लिखी जाएगी। अच्छा, लिखने के दो तरीके होते हैं नेगेटिव वैल्यू को, या तो -4 लिख दें या आप 4 के ऊपर इस तरह से बार बना के लिख रहे होते हैं, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस तरह से निकाली जाती है। मेंटिसा के लिए कैलकुलेटर आपको चाहिए, टेबल चाहिए। विदाउट टेबल या विदाउट कैलकुलेटर मेंटिसा नहीं निकलेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो होगी ना वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे निकाली जा सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक का। तो इसलिए जो है ना ये चीज जरा ध्यान रखना, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है लॉग के टॉपिक में, जैसी छोटी सी बात है। तो अगर क्विकली आंसर दें, द कैरेक्टर, ऐसी पेपर पेपर पे सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट डायरेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 85,000 इज डैश। लॉग 85,000 की कैरेक्टरिस्टिक बताएं जनाब। हसनैन का आंसर आया, ठीक आया हसनैन, शाबाश। अक्सा का आंसर सही आया, मन्नान का आंसर सही आया। शाहिद भाई जल्दी से आंसर बताएं। तला मेरे ख्याल में लॉग आउट हो गया शायद। ओके, शाहिद भाई सही है, आंसर सही है। तो लॉग 85,000 की जब आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी यहाँ पे 4, ठीक है ना, प्लस का 4 होगी, सही है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो ये तरीका जो है याद रखिएगा। तो बहरहाल ये कैरेक्टरिस्टिक वगैरह निकालने का तरीका है, और जस्ट इसका आपको ये आइडिया होना चाहिए कि काम किस तरह से होता है। तो इसलिए देखो आज के लेक्चर से रिलेटेड दो होमवर्क हैं। एक तो ये एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, ये जरा देख लेना, मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको तंग करेगा थोड़ा सा, मैं अभी इमीडिएटली आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, उसको देखने। और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। और फिर लॉगरिथम से रिलेटेड छोटी छोटी बातें वो हैं। तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। अगला लेक्चर जो हमारा है ना, वहाँ से अब बाकायदा तौर पे बड़े वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे। अगला लेक्चर हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का, बड़ा टॉपिक है। थ्योरी पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स उसके हैं, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर में 3 बड़े टॉपिक हैं इस वक्त। एक एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि लेक्चर लेगा, 2-3 लेक्चर लेगा। दूसरा स्टोइचियोमेट्री है। और तीसरा जो है वो वहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक है। 3 बड़े टॉपिक्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का, जरा याद रखिएगा सारे के सारे, सही ना। तो ये कि भाई मैं ये स्क्रीनशॉट इसका और वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मन्नान, मन्नान बिल्कुल, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा चैप्टर है ना, तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं। मैथ्स है मन्नान, अभी तुम भाग नहीं सकते मैथ्स से। और फिजा मोलर वॉल्यूम का टॉपिक ना आपके ना नोट्स में मिलेगा ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा, है ही नहीं। ये मसला है, उसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल पास पेपर में आया हुआ है, ये मसला है। मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूँ, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। लेकिन वो टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं है और डायरेक्ट पेपर में आता है, यही तो मसला है उस टॉपिक का, मोलर वॉल्यूम का। तो ये मसला है, ठीक है ना। तो इसको जरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं लेक्चर के फौरन बाद आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो उसको जरा ट्राई कर लीजिएगा सारे के सारे। और ये इसकी स्क्रीनशॉट में दे देता हूँ। वीडियो जब अपलोड करूंगा तो बता दूंगा, अगर रात में मुमकिन हुआ तो रात में, नहीं तो कल फजर के बाद अपलोड करूंगा। तो कल आप इसको देख सकते हैं। और ये जितनी भी वीडियोस हैं आपके इनबॉक्स में रहेंगी, तो इसके बस ये रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चले बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ पर हूँ। आफ्टर 1 मिनट में डिस्कनेक्ट कर दूंगा, बाकी आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।
अच्छा शायद करें सर एक्सपोनेंशियल को रिपीट कर दें। चलें ओके, मैं शायद आपके लिए उसको रिपीट कर देता हूँ, देख लें इसमें क्या मसला है। शायद एक्सपोनेंशियल का मसला ये था कि हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू है, जब आप उसको 10 पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन का नाम दिया जाता है ना। तो बस उसमें पॉइंट को लोकेट करना होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की वैल्यू दी हुई शायद कि भाई यूँ लिखा हुआ हो कि 3 7 5 0 0 0, इसको आपने 10 पावर में लाना है ना। तो उसको आप देखो कि ये पॉइंट किस जगह पर आ रहा है। तो पॉइंट जो है वो कहीं नहीं आ रहा तो एंड में आ रहा होता है। तो पॉइंट को मूव करके लेके जाएं पहले नॉन जीरो के बाद। पहला नॉन जीरो 3 है, उसके बाद लेके जाएं। तो जब आप लेके जाएंगे तो आपने लिखा 3, फिर पॉइंट लगाया, फिर 7 और फिर 5 लिखा। सही। फिर जितने डिजिट क्रॉस किए वो 10 पावर में आएंगे। तो जो डिजिट क्रॉस किए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट क्रॉस किए ना, तो इसलिए 10 की पावर आप यहाँ पे लगा देंगे 5। ये इस तरह से समझ में आ रहा है शायद। इसी तरह अगर वैल्यू इस तरह से दी हुई हो 0.0000008, इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल में। तो आप पॉइंट को पहले नॉन जीरो के बाद लेके जाएं। पहला नॉन जीरो 8 है, इसके बाद लेकर आए। तो इसलिए आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा 8 इंटू 10 पावर। अब जितने डिजिट क्रॉस किए वो 10 पावर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली, शाबाश। अच्छा अक्सर का आंसर आ रहा है, अच्छा शायद कभी आ रहा है। ओके 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 ओके। तो ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट -6। ये इस तरह से हो जाएगा। जब पॉइंट राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव साइन आ रहा होगा। तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी लेक्चर की वीडियो मैं शेयर करूंगा ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो भाई मुझे बिल्कुल लाजमी पूछिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, हो जाएगा अब शायद भाई। शायद भाई हो पाएगा, ना हो पाएगा, हो जाएगा। ओके ओके वेरी गुड। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई करें, फिर जहाँ फंसेंगे ना वो मुझे, आप मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, चलें बेटा, ओके भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।